नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ है अपनी निजी व्यस्तताएं, तो उसके लिए उसको छोड़ते हैं। फिर अभी फ़िलहाल फिर से नई जंग शुरुआत में आई है, जो ईरान के साथ है, इज़राइल का। उसके साथ अमेरिका, जो उसका नेचुरल अलाई है एक तरीके से, वो उसके साथ में है। सारा जंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तेल के लिए ही है। जैसा कि रिसेंट में आपने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से आपको पता भी चला होगा कि वो जो भी लड़ाई ये लोग कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तेल के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूएसए में जो जितने भी उनको जिताने वाले मेंबर हैं, वो सब ऑयल के ही जो एक तरीके से व्यापारी हैं, कह सकते हैं। वही लोग हैं जो उनकी लॉबी है वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उन्होंने मादुरो को उठाया। इसीलिए उसी के क्रम में अब माफ़ कीजिएगा, इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। अब ईरान पे हमला करने से उनको निजी स्वार्थ कुछ नहीं है, बस निजी स्वार्थ इतना है कि जिस लॉबी ने उनको वोट दे के जिताया है या पैसा खर्च करके जिताया है, ज़्यादातर लॉबी मुझे लगता है जो वहाँ पे है वो ऑयल की लॉबी है। उस लॉबी की वजह से ये बिल्कुल मैदान में उतर गए हैं। लेकिन कुछ दिन लड़ाई के बाद इनको लगा था कि जैसे इन्होंने मादुरो को हटा दिया और वहाँ पर रिजीम परिवर्तन कर दिया, उसी तरीके से शायद ईरान में भी ये हमला करके अपना रिजीम चेंज कर देंगे और सारा ऑयल का कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लेंगे। ऐसा इनको लगा था, मिसकैलकुलेट हुआ, बिल्कुल मिसकैलकुलेट हुआ। और ये उस तरीके से नहीं है। इन्होंने वहाँ के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei को मार दिया। उससे उनको लगा था कि शायद उस पिरामिड को गिराने के बाद नीचे सब धराशायी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी का स्थिति क्या है? अभी का स्थिति है कि ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके हम वहाँ के ऑयल्स रिज़र्व पर जितने भी थे वो उस पे हम कामयाबी हासिल कर लें और उस पे हम फ़तह कर लें कि एनी हाउ ऑयल हमारे कंट्रोल में आ जाए। ये यूएसए चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि जो ईरान है उसने भी बोल रखा है, भाई हम आपके लड़ाई करने के पैटर्न को पहचानते हैं और 20 साल से हमने पूरा ऑब्ज़र्व किया है कि आप क्या करते हैं और आप किस तरीके से लड़ाई करते हैं। इससे बहुत बैकलैश भी झेलना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरीके से मैडमैन थ्योरी, जैसा कि अभी आपने सुना होगा, वो तो पागल आदमी है। तो उनकी वजह से पूरी दुनिया में इतना नुकसान हुआ। और ये बात है, ये शुरुआत कहाँ से हुआ? ये शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी वजह से हुआ है। जब इतिहास भविष्य में लिखा जाएगा तो ये बात माना जाएगा या बताया जाएगा कि सिर्फ एक सनकी आदमी की वजह से, जो यूक्रेन में है, उसकी एक सनक की वजह से कि उसको नाटो में शामिल होना है, उसके लिए उसने युद्ध शुरू किया। उस युद्ध को शुरू करने से रसिया वहाँ कमज़ोर पड़ा। कमज़ोर पड़ने की वजह से यूएसए एक्टिवेट हो गया और उसने अपने जितने भी हित हैं उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है, अब उसको ऑयल निकालना, उससे बेहतर समय नहीं था, क्योंकि रसिया एक जगह कमज़ोर है, एक जगह पल उलझा हुआ है। अब उन्होंने मादुरो को उठा लिया। वहाँ पर ऑयल का रिज़र्व था विश्व में सबसे ज़्यादा, उधर ही वेनेजुएला में था, उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया। अभी वहाँ से वो बोल रहे हैं कि यहाँ जिसको भी भैया तेल चाहिए आप आके हमसे तेल ले सकते हैं। हम चाहे मादुरो, चाहे वहाँ पे हम चाहे तो मादुरो से हम चाहे तो वेनेजुएला से आपको तेल दे देंगे, चाहे हम कहीं से देंगे, लेकिन आप हमसे आप तेल ले सकते हैं। और अब वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन अब उनके पास चूँकि यूएस है, तो यूएस में थोड़ा डेमोक्रेसी एटलीस्ट वहाँ पर उनके देश में तो है ही, तो वहाँ के लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो फिर पीछे हटने की कोशिश में है कि कैसे भी करके इस युद्ध से मेरा नाम हट जाए। लेकिन अब चूँकि जैसा मैंने पहले बताया कि वहाँ पे जो ऑयल की लॉबी है और जो इनको इलेक्शन जितवाने में जो मददगार रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग इज़राइली हैं और यहूदी हैं। बेसिकली इज़राइली नहीं है, यहूदी हैं। यहूदी हैं, बहुत पैसे वाले वहाँ पर लोग हैं, तो उन लोगों के समर्थन से जीते हैं। तो अभी इनके पास पीछे हटने का, अब ये अभी आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे कि इज़राइल जो है वो बोल रहा है कि ट्रंप ने जो कहा वो किया, हम उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका जो अपने आप को मानता है और है भी, कहीं न कहीं है भी, इसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है कि वो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, एटलीस्ट नेवी की और सबसे बड़ी एयरफोर्स की, तो कम से कम सबसे बड़ी शक्ति, महाशक्ति है ही। और वो बोल रहे हैं, और इज़राइल बोल रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री, वो बोल रहे हैं कि भाई हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने अपने राष्ट्र के हित को ऊपर रखेंगे और हम ग्रेटर इज़राइल की जो उनकी महत्वाकांक्षा है उसके तहत वो काम भी कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने लेबनान में
कुछ हिस्सा लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है, कुछ हिस्सा उन्होंने कब्जा भी लिया। कम से कम लोग कह रहे हैं 15%, उसकी मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 15% लेबनान में हिस्सा उन्होंने कब्जा लिया है। मतलब ये कितनी विरोधाभास वाली चीज़ें हैं कि एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम युद्ध प्रयास को रोकना चाहते हैं, युद्ध को विराम देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ लड़ाई जो मेन है वो है सिर्फ और सिर्फ इजराइल और ईरान का। और मध्यस्थता में अमेरिका आ गया है कि हम, और मध्यस्थता कौन करा रहा है? अमेरिका और ईरान। जबकि लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में है। अभी अगर समझिए कि अगर इजराइल उस मध्यस्थता में शामिल ही नहीं है तो फिर उसको रोकने का किसी के पास अथॉरिटी ही नहीं है। आप रोक ही नहीं सकते। जिन दो आदमियों के बीच में लड़ाई हो रही है उसमें से एक आदमी टेबल पे है ही नहीं, तो लड़ाई रुकेगी कैसे? सिर्फ और सिर्फ पैसे का गेम चल रहा है। जिसके हाथ में पावर है, उसकी जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अभी बस इतना ही सिस्टम चल रहा है कि कैसे भी करके हमको तेल पे अगर हमको कब्जा कर लें, अमेरिका यही चाहता है, तो हमारा काम हो जाएगा। बस तेल के लिए ही सारा व्यवस्था चल रहा है, जो कि अभी रिसेंट में बहुत सारे आपको भाषण में मिल जाएगा। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके भाषण में आपको पता चल जाएगा। कुल मिला के यही इतना बात है कि दुनिया में अनिश्चितता बहुत आ गई है। उनके वजह से बहुत सारी इकॉनमी देश की ख़राब हो चुकी हैं, और उसको संभलने में कम से कम लग जाएगा 4 से 5 साल। जो भी अपनी तबाही मचा दी हैं, अभी भी रोक दे तो भी कम से कम 4 से 5 साल उसको संभलने में किसी भी देश में लग जाएगा। बहुत सारी ऐसी इकॉनमी हैं। और इससे एक बात यह भी हो गया है कि दुनिया को अब यह भी समझ में आ गया है कि आप यूनिडायरेक्शनल ट्रेड भी आप नहीं कर सकते। आप किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि जिससे सिर्फ, या किसी रूट पर आप स्पेशली डिपेंड नहीं रह सकते हैं जिसकी अगर एक बार उसको चोक कर दिया जाए तो आपका इकॉनमी ही धराशायी हो जाए। तो ठीक है, लर्निंग मिल रही है। तो देखते हैं विश्व के इतिहास, विश्व की जो बहुत डायमेंशंस हैं, बहुत सारे आयाम हैं विश्व में, वो सब आयाम, अलग अलग आयामों पे लोग अपने अलग अलग राजनीतिक परिवर्तन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई कहीं लगा हुआ है, कहीं यूक्रेन रशिया के साथ फंसा हुआ है, तो अमेरिका फंस गया इधर। अब बहुत बैकलैश उनको झेलना पड़ा है माफ़ कीजिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, कि अभी भी इतिहास में कभी भी, चाहे वियतनाम वार हो, चाहे आपका अफ़गानिस्तान के साथ वार हो, अमेरिका भागा ही है। तो उसका कोई ग्राउंड पे उतर के युद्ध करने का बहुत अभ्यास नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि अमेरिका ने अपने 2 पायलट को बचा लिया है वो उतर के, वो अच्छी बात है। क्योंकि भाई उनका एयरफोर्स अच्छा है। इससे उन्होंने अपनी जो वायु की शक्ति है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्थापित भी कर दिया कि हाँ भाई, हमारी वायुसेना बहुत स्ट्रांग है। ये बात ठीक है, लेकिन ऊपर गोला दगाने से ईरान का क्षेत्रफल इतना कम नहीं है कि ऊपर गोला दगा देने से आपका पूरा ईरान साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे जो मोज़ाइक सिस्टम है, मोज़ाइक सिस्टम का मतलब अली खामनेई ने स्टार्ट कर दिया था कि सपोज़ कि एक देश है, देश में मान लीजिए 27-28 राज्य हैं, तो 27-28 राज्य के 2800 राज्य में अलग अलग उसने, समझ लो कि पावर दे के रखा हुआ था स्टार्टिंग से ही, कि अगर हम नहीं रहे तो ये अपना 2800, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें 28 जितने भी स्टेट हैं, वो सभी स्टेट स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से अपनी रक्षा कर सकते हैं, वो स्वतंत्र निर्णय भी ले सकते हैं। अभी उसी का परिणाम है कि IRGC जो वहाँ की है, इस्लामिक जो गार्ड हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, वो सब अभी लगे हुए हैं। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। लेकिन अभी कुछ अनिश्चितताएं ही पूरी दुनिया में बनी हुई हैं। अभी हाल ही में, कल के दिनों में, अभी वहाँ से कुछ एम्बेसडर आए हुए हैं, रशियन, माफ़ कीजिएगा, अमेरिकन एम्बेसडर आए हुए हैं आपके इस्लामाबाद में। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट JD वांस, और उनके साथ विटकॉफ, और एक ट्रम्प के दामाद ही हैं, वो भी आए हुए हैं। और ईरान के भी कुछ डेलीगेट्स आए हुए हैं। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान है जो अभी उसमें लगा हुआ नेगोशिएशन में, इस्लामाबाद में कुछ टॉक होने वाला। लेकिन अभी की स्थिति में क्या है, JD वांस ने आज सुबह में ही बोल दिया है कि हमारी जो टॉक है वो सही नहीं रही है, और ईरान के साथ हमारा जो नेगोशिएशन है वो नहीं हो पाया है। ये अभी तक का समाचार है। तो वो होना भी नहीं था, क्योंकि जो ईरान की मांग है, अभी ट्रम्प चाह रहे हैं कि हम भी एक चुंगी उसूल लें। चलो, सब ले रहे हैं, हम भी
अपना हाथ साफ कर लें कम से कम। अभी ईरान बोल रहा है कि भाई हमारा जितना नुकसान हुआ हमको पूरा उस नुकसान का भरपाई चाहिए। अभी ट्रम्प सोच रहे हैं कि कैसे भी करके वो नुकसान की भरपाई तो हो जाए, लेकिन मेरा वाहवाही भी रहे। तो ये थोड़ा हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से रुका हुआ है। तो महत्वपूर्ण बात बस इतना ही है कि जब तक दो वार करने वाले जो मेन आदमी हैं वो दोनों टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ ना उसका कोई निर्णय नहीं होगा। जब तक इजराइल और ईरान टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी। और इजराइल बिल्कुल मानने नहीं तैयार है, क्योंकि नेतन्याहू जो है उनके यहाँ भी उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है बहुत गिर चुका है। अब वो चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो। अभी इलेक्शन अगर हो जाएगा तो उनको बहुत पॉलिटिकल लॉस होगा। तो देखते हैं, सब कुर्सी का गेम है और सब तेल का गेम है, इसीलिए सब चल रहा है। और तेल की वजह से इजराइल इन लोगों को पीट रहा है। और इजराइल को भी लगता था कि चलो ईरान, हाँ ये बात ठीक है, इजराइल की तुलना में ईरान के पास उतनी शक्ति या उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन भाई नुकसान छोटे में तो ज़्यादा ही नुकसान दिखेगा, बड़े में तो उतना हो सकता है दिखे भी ना। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ होगा। नमस्कार।